नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करा रहा था, जिसमें आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन और निष्कर्ष, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी एडीआई का पेपर होगा। और एडीआई का पेपर जो बच्चे 2016 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं एक दो दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से मैथ्स का अलग और हिंदी का अलग वीडियो पूरा आपके इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, बना के देने वाला हूं, जिसमें बच्चे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैंने देखा, कुछ एनालिसिस किया, तो उसमें मैंने ये पाया कि टोटल जो क्वेश्चन है बच्चे, रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आए थे और मैथ्स के लगभग 25 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 80 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आए थे एडीआई के एग्जाम में, जो 2016 में हुआ था। तो उसी को देखते हुए आप बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा। और हर एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, एकदम हल्का क्वेश्चन नहीं कहेंगे, मतलब एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे, और एवरेज से थोड़ा सा अप कहें तो ठीक ठाक पेपर आया था। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम पूरे टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। तो अभी आप अगर चाहें तो आप ऑनलाइन बैचेस अगर हमारा लेना चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं। उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा कॉम्पिटिशन एकेडमी के, वहां से आप क्लासेस को अटेंड कर सकेंगे। साथ में अगर ऑफलाइन चाहेंगे तो उसके लिए भी आप अटेंड कर सकते हैं बिलासपुर कॉम्पिटिशन एकेडमी में आकर। और एडीआई का भी अलग से बैचेस चल रहा है। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं जो आपको कराने वाला हूँ एनालिटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बताते हैं कि कैसे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो टॉपिक में होगा क्या बच्चे, आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया रहेगा। क्या दे दिया रहेगा बच्चे? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? कथन। तो आपके सामने एक कथन दे दिया रहेगा, और ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हैं ये आपके सिलोलिज्म का भी पार्ट होता है, न्याय संगत का। तो वहां पे बच्चे मीनिंग नहीं निकलता है, वैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग में इसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है कथन का। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के स्टेटमेंट कंक्लूजन के आते हैं, एक तो बच्चे मीनिंग वाले और एक तो बिना मीनिंग वाले। बिना मीनिंग वाले जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सिलोलिज्म बोला जाता है, न्याय संगत बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग वाले हैं तो इनके भी क्वेश्चन आते हैं और उनके भी आते हैं, तो दोनों को आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने हिंट के फॉर्म में हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, ताकि फिर आपको समझाना हमारे लिए बेहतर रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, कथन दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे कथन क्या लिखा हुआ है, मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, और समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। ठीक है, यह साल में 4.92 करोड़ का ईंधन के रूप में बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। तो ये कथन दे दिया है। अब इसी कथन के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन लिखा हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन डैट बाय रोड, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। तो इन निष्कर्षों को पढ़ना है। निष्कर्ष को पढ़कर आपको ये तय करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस कथन का अनुसरण करता है, मतलब इस कथन को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो और उसको फाइंड आउट करने के क्या लॉजिक होते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है और किस तरीके से जवाब देना है, यही चीजें आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास में वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने दिया रहेगा, फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है बच्चे? कंक्लूजन लिखा रहता है। कंक्लूजन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष हमेशा बच्चे याद रखिएगा, निष्कर्ष हमेशा कथन के बाद ही दिया जाता है। मतलब निष्कर्ष हमेशा, जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद मैंने 1 घंटे की क्लास ली। अब 1 घंटे की क्लास का जो मैं समरी बनाऊंगा, समरी मान लो मैं 10 मिनट की समरी बनाता हूं कि आज के दिन मैंने ये पढ़ाया, तो ये मेरे पूरे क्लास का क्या कहलाएगा? निष्कर्ष कहलाएगा। मेरे पूरे क्लास की क्या कहलाएगी? समरी कहलाएगी। तो निष्कर्ष हमेशा बच्चे कथन के बाद निकाला जाता है, कथन के बाद ही निकाला जाएगा निष्कर्ष। और निष्कर्ष हमेशा डायरेक्टली कथन से रिलेटेड होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा बच्चे डायरेक्ट कथन से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे कोई संभावना नहीं होता। यहाँ पे जो निष्कर्ष होता है या तो वो 100% सही होगा या तो वो 100% क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पे संभावना वाला केस नहीं होता है। यहाँ पे
100% या तो निष्कर्ष सही होगा या तो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास कथन दे दिया रहता है, तो कथन के अनुसार हमें चुनना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो बच्चे स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ये रहता है कि कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष चुनना रहता है। इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। वहां पे कथन को कहने के पहले कोई पूर्व धारणा आपकी क्या रही होगी वो देखते थे, तो वहां पे संभावना होती थी। लेकिन यहाँ पे कथन के बाद कोई चीजें आपको बतानी है कि वो कथन सही है कि गलत है, तो ये कथन के अनुसार ही आपको तय करना है। डायरेक्टली कथन से रिलेटेड होता है तो कोई भी निष्कर्ष या तो 100% सही होगा या तो 100% गलत होगा। तो इनके क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि कथन से रिलेटेड हमेशा निष्कर्ष होना चाहिए, उससे कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी कथन में कहा गया है उसके अनुसार ही आपको निष्कर्ष निकालना है। तो आइए क्वेश्चंस कराते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़े क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग के, तब जाके आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं और करते हैं। इनका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे एप्लीकेशन में भी जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। कल एक टेस्ट सीरीज भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, फ्री टेस्ट है, आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मैथ्स एंड रीजनिंग वाले कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाइएगा। वहाँ कल मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का प्रॉपर टेस्ट है, फ्री टेस्ट है सभी के लिए, तो आप लोग जाके वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा कंटेंट है, जितना भी पीडीएफ है, ये हम आपको अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम आपके लिए टेलीग्राम में भी इनका सारा पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कथन में पढ़ेंगे तो कथन सबसे पहले पढ़ना होता है। मुंबई और जाफरा दो स्थान है बच्चे, एक का नाम मुंबई है और दूसरे का नाम क्या है, जाफरा। जैसे मान लो एक स्थान मुंबई है और दूसरा क्या है, जाफरा, और मुंबई और जाफरा के बीच की सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, मतलब के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। अगर आप बाई रोड जाएंगे मुंबई से जाफरा, तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी पड़ेगी बच्चे, 900 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, क्वेश्चन में कहा है। जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। लेकिन अगर आप बाई सी जाते हैं, मतलब आप समुद्र से जाते हैं मुंबई से जाफरा की ओर, तो 280 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाता है, कम। तो वो 280 किलोमीटर आपको यहाँ पे कम पड़ता है, मतलब कम डिस्टेंस आपको चलना पड़ता है समुद्र से। तो समुद्र से जाने पे आपका डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है रोड के मुकाबले। ये क्वेश्चन में कहा, मतलब ये कथन में कहा है। ठीक है, यह साल में, तो इसके कारण क्या होता है, यह साल में 7.92 करोड़ के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। तो इससे क्या होगा कि ईंधन में बचत होगी। ईंधन कितना बचत होगा बच्चे, 7.92 करोड़ के ईंधन की बचत होगी, मतलब इतने करोड़ रुपए का ईंधन का क्या हो जाएगा बच्चे, सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा, यदि हम समुद्र द्वारा जाएं रेदर देन रोड द्वारा। ये कथन में कहा है। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं कि निष्कर्ष, इस कथन को पढ़ने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं। एक अधिकारी को कोई भी कथन कहा जाए या दिया जाए तो उससे वो क्या समझता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि इस कथन से आप क्या समझते हैं, क्या आप इसका निष्कर्ष, क्या इसका निचोड़ निकालते हैं। तो पहला निष्कर्ष है, देखिए, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। तो ये बताइए, यहाँ पे सस्ता और महंगे की बात किया है क्या, बिल्कुल नहीं किया है। सस्ता और महंगे की बात नहीं किया है, बस इतना कहा है कि ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, जिसके कारण बचत हमारा होगा, ईंधन का बचत होगा। कि क्यों ईंधन का बचत हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो ईंधन तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन सस्ते और महंगे की बात नहीं है, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है सस्ते और महंगे की। क्यों सस्ते और महंगे की बात नहीं है, इसको समझाने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आप अभी बिलासपुर में हैं और बिलासपुर से आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। बिलासपुर से कहाँ जाना है, दिल्ली। अब बिलासपुर से दिल्ली जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए एक तो बाई रोड जाइए और एक तो बाई फ्लाइट जाइए। ठीक है, ट्रेन में किनारे कर रहा हूँ, जैसे रोड और फ्लाइट से समझाता हूँ। या तो बाई रोड जाइए या तो बाई फ्लाइट जाइए। तो बाई रोड जाएंगे तो आपको ऐसे पूरा घूम फिर के जाना पड़ेगा, मतलब आप जैसा जैसा रास्ता रहेगा, जैसा जैसा रोड रहेगा, वैसे घूम फिर के आपको दिल्ली पहुंचना रहेगा। लेकिन बाई फ्लाइट जाएंगे तो जैसे मान लीजिए आप बिलासपुर में यहाँ पे हैं और यहाँ पे दिल्ली है, तो आप फ्लाइट जाएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एक रूट होता है फ्लाइट का और उड़ते उड़ते आप सीधा पहुंच जाएंगे। लेकिन बाई रोड जाएंगे तो ऐसे मुड़कर इधर उधर कर ऐसे कर आप जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से बाई रोड जा रहे हैं तो इस तरीके से जा रहे हैं और बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस इसमें कम किस में लग रहा है, तो डिस्टेंस हवाई जहाज में कम लग रहा है।
डिस्टेंस हवाई जहाज में क्या लग रहा है, कम लग रहा है, लेकिन बाई रोड जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है बच्चे, डिस्टेंस आपको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ईंधन की बचत किस में हो रही है, बाई फ्लाइट में। फ्लाइट से जाने में ईंधन की बचत होगी क्योंकि फ्लाइट से कम डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेकिन अब बाई रोड जाएंगे तो आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। लेकिन आप ये बताइए, फ्लाइट की टिकट जो होती है वो महंगी होती है, रोड से जाएंगे, बाई रोड जाएंगे तो वो आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा, या फिर बाई ट्रेन जाएंगे तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना महंगा क्या पड़ेगा बच्चे, फ्लाइट पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब मैं बाई ट्रेन का भी एक ऑप्शन देता हूँ, ट्रेन की टिकट ज़्यादा महंगी होती है कि फ्लाइट की टिकट महंगी होती है, ये बताइए। बस की टिकट महंगी होती है कि फ्लाइट की, तो आप बोलेंगे सर फ्लाइट की टिकट महंगी होती है, लेकिन फ्लाइट से जाते हैं तो आप जल्दी पहुंचते हैं और डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है आपको, क्योंकि उड़ के जाते हैं, आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन उसकी टिकट तो महंगी होती है। तो उसकी टिकट के महंगे होने का कारण क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। महंगी सस्ती केवल ईंधन की बचत से डिसाइड नहीं होता है, उसमें ईंधन कौन सा यूज कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। जो हवाई जहाज में जो आप ईंधन यूज कर रहे हैं वो महंगा वाला ईंधन यूज कर रहे हैं, और जो आप ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक से चल रहा है और जो आप कार यूज कर रहे हैं उसमें जो पेट्रोल है वो सस्ता वाला है, लेकिन जो फ्लाइट है उसका तो काफी महंगा होता है। तो उसी तरीके से समुद्र के द्वारा अगर आप कहीं जाते हैं तो हो सकता है शिप में आपका महंगा ईंधन यूज होता हो, ठीक है, हो सकता है सस्ता होता हो। तो महंगे और सस्ते के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया है, मतलब आप दूरी से तय नहीं कर सकते कि इसका ये सस्ता होगा या महंगा होगा। अगर आप दूरी से तय करेंगे तो फ्लाइट से तो कम दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर भी फ्लाइट की टिकट महंगी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड द्वारा तो आपको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और या फिर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर भी वो किराया उसका सस्ता है। तो मुद्दा ये है, तो फ्यूल से आपका यहाँ पे आपका ईंधन बचत होने से आपके महंगे और सस्ते का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे वैसे भी कथन में बच्चे, कथन में कहीं भी यहाँ पे ये नहीं बोला था, सस्ता और महंगे के बारे में जिक्र नहीं किया था, बस इतना बताया था कि भाई साहब ईंधन बचेगा, ईंधन बचेगा तो पैसे की भी बचत होगी, लेकिन सस्ता महंगा वाला बात नहीं था। सस्ता महंगा हो सकता है कि शिप से जाना महंगा हो, ठीक है, शिप से जाना वैसे ही महंगा होता है, बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, क्लियर है कि नहीं। तो सस्ता महंगा वाला यहाँ पे जिक्र था ही नहीं कथन में, ठीक है, बस यहाँ पे बताया था कि फ्यूल बच रहा है, उससे बस इतना ही बताया था, ठीक है। दूसरा वाला पढ़ते हैं बच्चे, तो ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा पढ़िएगा, मतलब डायरेक्टली कथन से रिलेटेड होना चाहिए निष्कर्ष, तभी वो सही होता है। देखिए अब यहाँ पे, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, तो बिल्कुल ठीक है, इसका निष्कर्ष तो यही लिख रहा है कि इसमें जो कथन दिया है वो ये चाहता है कि ईंधन को उसका एक मतलब वो बिल्कुल ये चाहता है कि ईंधन को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहा है, ऐसा कथन दिया गया है। कथन में ये कहा गया है कि मुंबई से जाफरा के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बाई शिप जाएंगे तो हमारा कुछ डिस्टेंस बचेगा, जिससे हमें इतने की बचत भी होगी, मतलब ईंधन में हमारे को इतने रुपए की बचत होगी। तो ये कहने का अर्थ ही ये है कि हम यहाँ पे क्या है कि फ्यूल मस्ट बी सेव टू ग्रेट एक्सटेंट, जिससे ईंधन में बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। बिल्कुल ईंधन को बचाना आवश्यक है, ये निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए ऐसा कथन दिया गया है। इस कथन का निष्कर्ष यही है कि ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, वो जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड मतलब केवल दूसरा अनुसरण करता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चे और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा। आप यहाँ पे बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाइएगा, पूरी रीजनिंग में बच्चे करा दूंगा। और आपको पता है 55 क्वेश्चन आए थे, तो 55 क्वेश्चन जब आए हैं तो आप उन 55 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे। एक बार मैं प्रीवियस ईयर वाले करा दूंगा, 2016 वाले क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपका कवर कर दूंगा। जैसे अभी तो मैं एनालिटिकल करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपका वर्बल रीजनिंग का पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आइए बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, कथन यहाँ पे दिया है, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। मतलब क्या बोला है, स्वदेशी तेल के कच्चे उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, मतलब उत्पादन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जितने तेजी से क्या बढ़ रहा है, उनका मांग बढ़ रही है, घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वदेशी कच्चे तेल की उत्पादन, उत्पादन का मतलब हो गया प्रोडक्शन, क्या हो गया बच्चे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तुलना में प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो डिमांड है, उसका जो डिमांड है बच्चे, डिमांड क्या है बच्चे, तेजी से बढ़ रहा है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, क्लियर है कि नहीं है।
स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उतना तेज नहीं हो पा रहा है जितना तेजी से लोगों का डिमांड हो रहा है। जैसे मान लो पेट्रोल की मैं बात करता हूँ, पेट्रोल का डिमांड डेली बढ़ते जा रहा है, गाड़ियां डेली आ रही हैं, सभी लोग के घर में गाड़ी हो गई है, डिमांड बढ़ते आ रहा है, लेकिन उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, ये कथन में कहा है। तो प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, डिमांड यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये कथन है। अब आइए निष्कर्ष क्या समझते हैं। पहला निष्कर्ष बच्चे क्या है, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। तो पहला निष्कर्ष ये है कि कच्चे तेल का क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रोडक्शन अगर कम है, डिमांड अगर ज्यादा है, तो कच्चे तेल का क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, इस कथन का ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपको क्या है, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन अगर कम कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट बढ़ा देना चाहिए। क्या बढ़ा देना चाहिए बच्चे, इंपोर्ट बढ़ा देना चाहिए। मतलब यहाँ पे बाहर से आयात करना चाहिए, मतलब क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड। तो बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाहता था कथन कि जब प्रोडक्शन कम है, डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इंपोर्ट को आप क्या कर दें, बढ़ा दें। इंपोर्ट को क्या कर दें, बढ़ा दें, मतलब दूसरे देशों से आप यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उनको मंगवाना शुरू कर दें। दूसरा बच्चे निष्कर्ष क्या है, दूसरा क्या है, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि डिमांड को भी हम क्या कर दें बच्चे, कम कर दें। डिमांड को भी क्या कर दें बच्चे, कम कर दें। डिमांड को भी क्या कर दें, कम कर दें। तो डिमांड को भी कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज करो, मैं बात करूं, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे पेट्रोल की डिमांड अगर हम कम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोकस करेगी, उसमें खूब सब्सिडी वगैरह देगी, उनका प्राइस कम करवाएगी। ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार पेट्रोल से कम यहाँ पे कम कीमत पे हमें गाड़ियां मिल जा रही हैं और फ्यूल भी बच रहा है, तो लोग जरूर शिफ्ट करेंगे बच्चे। पेट्रोल से किधर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं या तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करके प्रोडक्शन बढ़ा लो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट करके अधिक से अधिक कच्चा तेल मंगवा लो, पहला तरीका। और दूसरा बच्चे बोल रहे हैं कि डिमांड को क्या कर दो, कम कर दो। तो बिल्कुल डिमांड कम करने में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा था तो डिमांड कम करोगे तो ठीक हो जाएगा। प्रोडक्शन यहाँ कम हो रहा था तो इंपोर्ट बढ़ा दोगे। लेकिन दोनों को एक साथ मत करना, तो दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। या तो आप इंपोर्ट बढ़ा दो या तो आप डिमांड कम कर दो। ठीक है, दो में से एक काम करो, दो में से एक काम। इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन जो टिक करेंगे, कौन सा टिक करेंगे, या तो पहला या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, मतलब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। दूसरा, अगर आप दोनों निष्कर्षों को सही लेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। कैसे ब्लंडर हो जाएगा, कि आपने इंपोर्ट भी कर लिया, खूब मंगवा लिया और डिमांड कम करा दी है। अब भैया वो सब सामान खराब नहीं हो जाएगा, जितना क्रूड ऑयल मंगाए थे सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो गई और आपने घर में मंगवा भी लिया, आपने पूरे देश में मंगवा लिया खूब सारा क्रूड ऑयल, लेकिन उसका डिमांड ही नहीं रह गया, तो बताओ बर्बाद हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों को एक साथ हम निष्कर्ष ये नहीं कहेंगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष एक साथ सही हैं, और ये भी नहीं कहेंगे कि दोनों एक साथ गलत हैं। दोनों में या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। तो कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले क्वेश्चन, प्रोडक्शन डिमांड वाले क्वेश्चन आए और आपको यहाँ पे इसकी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो या तो इसको कर लो, बढ़ा दो, या तो इसको कम कर दो। तो दोनों को एक साथ सही नहीं बोलेंगे, दोनों में से कोई एक सही होगा एक टाइम पे। तो इसीलिए हम ऑप्शन टिक करते हैं, या तो पहला या तो दूसरा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ई ऑप्शन होगा, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। अब तीसरे क्वेश्चन पे अब हम देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, तीसरा। तीसरे क्वेश्चन को भी एक बार रीड करिएगा क्या लिखा है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चे, इसको भी पढ़िए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा है, सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। जितने भी संगठित व्यक्ति हैं, संगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज पीपल, जो ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, जो संगठित व्यक्ति होते हैं, वो विश्राम का समय पाते हैं, उनको आराम का बिल्कुल टाइम मिल जाता है। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में, सुनीता नाम की कोई महिला है जो अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। तो ये कथन ये कहना चाहता है, जो ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, जो संगठित व्यक्ति होते हैं, जो ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, उनको कितना भी ज्यादा काम हो लेकिन वो आराम का समय निकाल लेते हैं, क्योंकि इसीलिए तो वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, व्यवस्थित हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ अक्षय कुमार का, ठीक है, या फिर कोई जो बाबा लोग होते हैं जो सुबह सुबह, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, ठीक है, ऐसे जो बाबा लोग हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं,
ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त पे और भी पहले 3 बजे मतलब 4 बजे उठते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करते हुए उनका दिन 4 बजे से ही शुरू होता है, और वो सारा काम बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को निपटा लेते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा जो सो के उठ रहा है बच्चे 11 बजे 12 बजे दोपहर में, अब जो सो के उठेगा 11 बजे 12 बजे और उसको खूब काम दे दो तो प्रेशर में रहेगा ना, यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जो सुबह 4 बजे उठ रहा है वो तो सारे काम को निपटा दे रहा है। हाँ, वो मेहनत कर रहा है बेचारा, 4 बजे उठना छोटा काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, और 11 बजे इतना मेहनत वाला काम नहीं, आराम से तसल्ली से सो। लेकिन जो ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, जो व्यवस्थित पीपल होते हैं, वो अपने कामों को सही समय से शुरू करते हैं और सही समय पे खत्म करते हैं। मेहनत उनका ज्यादा रहता है बिल्कुल, लेकिन उनका दिनचर्या प्रॉपर रहता है, वो हर चीज का टाइम प्रॉपर निकाल लेते हैं, आराम का टाइम निकाल लेते हैं, और बाकी मतलब उनके पास अब समय भी बचेगा, जल्दी काम कंप्लीट होगा तो आराम भी कर सकेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो यही कहना चाहता था, सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए क्या निकाल लेती है? समय। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष पढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं क्या निष्कर्ष इससे निकालते हैं। तो सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है, ये सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, इसलिए तो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो विश्राम का समय निकाल लेती है। इतनी बिजी रहती है फिर भी वो आराम करने के लिए समय निकाल लेती है, क्योंकि उसको शायद एफर्ट ज्यादा देना पड़ता हो, लेकिन बिल्कुल ये काम वो कर लेती है। ठीक है, तो एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सुनीता एक मेहनती इंसान है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। जो संगठित व्यक्ति होते हैं वो मेहनती जरूर होते हैं, क्योंकि देखो जो संगठित हैं, जो हर काम को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो समय भी तो निकाल रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। जैसे कोई सुबह 4 बजे उठ के अपने सारे काम की शुरुआत कर दे रहा है, फ्रेश होने का काम सारा 5 बजे 5:30 बजे तक निपटा दिया, उसके बाद फिर बढ़िया एकदम 6 बजे तक एकदम खड़ा हो गया काम करने के लिए, और सारे काम निपटा के 10-11 बजे तक काम भी कंप्लीट कर लिया। तो फिर उसके बाद 1 घंटा उसके पास आराम करने के लिए मिल गया, तो खाना खा के थोड़ा आराम भी कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो है, सुबह 4 बजे से मेहनत हो रहा है, तो मेहनती भी हैं और ऑर्गेनाइज भी हैं। तो ऑर्गेनाइज पीपल हमेशा मेहनती होते हैं और वो हर काम को टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम का समय निकालती है। और सुनीता एक मेहनती इंसान है, मेहनती इंसान है क्योंकि हर संगठित व्यक्ति एक मेहनती इंसान होता है। तो पहला वाला भी निष्कर्ष ठीक है, दूसरा वाला भी निष्कर्ष ठीक है इस कथन के अनुसार। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चे यहाँ पे? तो ऑप्शन टिक करेंगे तीसरा, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो इस तरीके से बच्चे कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम में भी दूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं जिससे और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने रखा हूं, चौथा क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़िए बच्चे, क्या कहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का कथन पहले पढ़िएगा। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो ये कहना चाहता है इस कथन के अनुसार, ठीक है, कथन के अनुसार ही चलना है। कथन ये बोलता है कि एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जेड, और वही एकमात्र पुस्तक है, एक मात्र पुस्तक जेड है जो 1950 से 1980 के बीच में जो गरीबी रही है भारत में उस पे ध्यान केंद्रित करती है, उसके बारे में उल्लेखित, मतलब यहाँ पे उसके बारे में चीजें एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में चीजें बताती है। मतलब एकमात्र किताब है जिसका नाम जेड है जो 1950 से लेकर 1980 के बीच की गरीबी के बारे में यहाँ पे बताती है। ठीक है, ये कथन है आपका। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या क्या है। पहला निष्कर्ष पढ़िए क्या लिखा है, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। ये तो साफ साफ गलत है, इसमें कथन में ऐसा कहा ही नहीं है कि 1950 से पहले गरीबी था ही नहीं, गरीबी होगा, लेकिन कि ये वाली किताब जो है वो 50 से 80 के बीच की बता रही है, लेकिन उसके पहले गरीबी था नहीं था उसके बारे में कथन में कुछ कहा ही नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे में, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 1950 से 1980 के बीच में गरीबी से संबंधित अन्य पुस्तक नहीं है।
यही कथन कहना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कथन में बकायदा कहा था एकमात्र पुस्तक है जेड जो 1950 से 1980 के बीच की गरीबी के बारे में एक्सप्लेन करती है, गरीबी के बारे में बताती है। इसलिए बच्चे दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, पहला वाला गलत है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चे? आप बी ऑप्शन टिक करेंगे और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक बच्चे, अगला सवाल आपके सामने हम रखते हैं। अगला सवाल क्या है इसको भी अभी हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 5वां। एक बार सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़िएगा। क्वेश्चन में कथन में क्या कहा है ये पढ़ते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, मतलब सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो सफलता का रहस्य एक ही है, उद्देश्य की निरंतरता। मतलब अब अगर आप अपने उद्देश्य पे लगे हुए हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, ये कथन कह रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको सफल होना है तो आप जिस चीज पे लगे हुए हैं उस पे लगातार लगे रहिए। एक समय आएगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बढ़िया से तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, एक समय आएगा कि आपको भी सक्सेस मिलेगा। तो सफलता का रहस्य एक ही है, सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही रहस्य है कि उद्देश्य जो है आपका उसकी निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि जो भी आपका काम है उसको लगातार और डेली करिए। ऐसा नहीं कि अब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या करते हैं कि आप 5 दिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर 10 दिन गैप मारते हैं, फिर 6 दिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर 15 दिन गैप मारते हैं, फिर 5 दिन अच्छा पढ़ते हैं, 3 दिन गैप मारते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं कहलाएंगे अपनी स्टडीज में, जिसके कारण आपको सक्सेस मिलने में दिक्कत होगा। तो इसलिए बच्चे अगर आपको सक्सेस पाना है तो कंसिस्टेंट होके डेली आप भले 10 घंटा ना पढ़ें, डेली 6 घंटा पढ़ें, 5 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। यही कथन कहना चाहता था। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या बोला है आइए देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे बोला है रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं। तो एक तरह से बिल्कुल ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है इसका कि रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं। कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वॉट वियर्स द स्टोन, मतलब क्या है बच्चे कि अगर मान लो कोई पत्थर है, ये कहना एक कहावत है ये कि कोई पत्थर है उसके ऊपर डेली एक एक बूंद गिर रहा है और ये लगातार एक एक बूंद गिर रहा है, तो एक समय आएगा कि वो पत्थर पूरा टूट जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? टूट जाएगा या घिस जाएगा, एक गड्ढा हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये लगातार, ऐसा नहीं कि आज एक पत्थर है बड़ा सा, उसमें अभी एक बूंद गिरा, फिर 5 मिनट बाद फिर एक बूंद गिरा, फिर 10 मिनट बाद फिर एक बूंद गिरा, फिर अगले साल एक बूंद गिरा, फिर 6 महीने बाद एक बूंद गिरा। अब ऐसे बूंद गिरेगा तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ना है, बोले तेल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो मुद्दे की बात यह है उस पत्थर में लगातार डेली एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसे लगातार पानी गिरते जाएगा, तो एक समय आएगा कि वो पत्थर क्या हो जाएगा बच्चे, उसमें भी एक छेद हो जाएगा, वो घिस जाएगा। तो ये पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, कथन इसी के बारे में कह रहा था, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, वही कह रहा था। सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति आवश्यकता है। बिल्कुल बच्चे ये भी ठीक है, सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति की आवश्यकता है। एको साधे सब सधे बोलते हैं ना, तो अगर आपको सफलता पाना है तो आपको एकदम अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, तो वैसे ही आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए और उसको देखते हुए अपना कंसिस्टेंट होकर उस पर मेहनत जारी रखिए, तो आपको भी सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल ये कह रहा था, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण करता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। पहले बताएं बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप लोग बनाइएगा। ये हो गए बच्चे 5 क्वेश्चन। अब एक आध क्वेश्चन और हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनको भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन का पूरा मैं प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, तो इनको एक बार ट्राई कर लीजिएगा विद सॉल्यूशन, ताकि आप लोग के मन में कॉन्फिडेंस आ जाए और एनालिटिकल रीजनिंग इस तरीके से फिर पूरा कंप्लीट होगा। फिर अभी कुछ और भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनको भी कवर कर देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो 2016 में हुआ था, लेकिन ये 2024 से 2025 है, तो इसमें थोड़े से कुछ चीज़ें, नई चीज़ें भी आपको पढ़ के जानी है, जैसे जो सिलेबस में लिखा है, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे भारत में शीर्ष 10% परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। तो यहाँ पे कथन पढ़िएगा, कथन में क्या बोला है कि भारत में शीर्ष 10% परिवार हैं, भारत में टॉप के 10% परिवार ही हैं, मतलब भारत में केवल 10% परिवार ऐसे हैं, 10% परिवार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, भारत का जो नेशनल इनकम है उसका 35% हिस्सा केवल 10% परिवार के पास है। जैसे अदानी, अंबानी ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वही बच्चे उन्हीं लोगों को 10% परिवार बोल रहे हैं। तो भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा राष्ट्रीय आय का 35% है। जो भी भारत का नेशनल इनकम है, जो भारत में टोटल जो कमाई होती है उसका 35% हिस्सा मात्र 10% लोगों के पास है। मतलब यहाँ पे समानता नहीं है, अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, ऐसा कथन में कुछ कहना चाहता है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो आपके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वे अलग अलग है, ये कथन में कह रहा है। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं बच्चे। निष्कर्ष क्या बोला है? पहला निष्कर्ष बोला है, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन एकाग्रता होती है। तो जब आबादी तेजी से बढ़ती है, मतलब जब यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ता है, तो जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ता है तो जो धन की एक मतलब तो क्या बोला है, एक बार पढ़िएगा फिर से। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। तो बच्चे ऐसा तो कथन में कुछ कह ही नहीं रहा है, कथन में तो बस इतना बताना चाहता था कि भारत में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। 35% जो नेशनल इनकम है वो मात्र 10% लोगों के पास है। तो ये कहना चाहता था, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन इकट्ठा होता है, ऐसा बिल्कुल कथन में नहीं कहा है। दूसरा वाला पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। बिल्कुल सही है ये, भारत में जो नेशनल इनकम है वो बराबर रूप से नहीं बांटी जाती, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। मतलब जो नेशनल इनकम है वो बराबर रूप से नहीं बटा है। जैसे अमीर अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, आज अमीर लोन लेने जाएगा तो उसको कितना रुपए का भी लोन मिल जाएगा, गरीब आदमी को तो बैंक के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यही चीजें हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यही कहना चाहता था कथन में। इसलिए कौन सा वाला आप टिक करेंगे बच्चे? सेकंड वाला, ओनली सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके से बच्चे कथन को बहुत बढ़िया से पढ़ना है और उसके अनुसार आपको यहाँ पे ऑप्शन का चयन करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें क्लियर होंगी और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है बच्चे, उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और इसी तरीके से एक एक टॉपिक छोटा छोटा भी ले रहा हूं मैं एनालिटिकल रीजनिंग का। बहुत जल्द मैं आपके वर्बल रीजनिंग में डायरेक्शन और ये सारे टॉपिक्स जो होंगे वो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर एक बार कराऊंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर प्रीवियस ईयर का वीडियो जल्दी लाइए। फिर उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।